Okay जी, so we are in week 2 and it's our first class और वीक 2 का कंटेंट आप देख लें। वीक 2 में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम विल बी हैविंग अ डिटेल डिस्कशन ऑन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का हम डिफरेंस देखेंगे, उसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम फिर प्रोसेस मॉडल्स को देखेंगे, ठीक है। डिज़ाइन आर्किटेक्चर पे हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए हो गई थी कि सेक्शन ए के साथ में क्लास लेता था, उसके आधे बच्चे बी में चले जाते थे, फिर मैंने इस तरह से वो किया है कि चीज़ें ज़रा बैलेंस हो जाए। और फिर भी इन केस आपको कुछ लगता है कि पहले 2 वीक में आपको कुछ चीज़ मिस है तो फिर रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी ये सेक्शन चेंज होने की वजह से। एक क्लास एक टॉपिक में पढ़ाता था तो आधे बच्चे वो अगले दिन दूसरे सेक्शन में आए हुए थे, तो ये वो इशू था, ठीक है। अच्छा जी, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का डिफरेंस हमने देखना है, तो डिज़ाइन से हम स्टार्ट करते हैं। और चूँकि फ़र्स्ट क्लास में भी आपको मैंने डिज़ाइन रिलेटेड थोड़ा सा मोटिवेट किया था कि कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो मज़ीद मोटिवेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। उससे आप लोग देखो कि आप लोग इससे क्या मतलब इससे आप लोग निकालते हो। अब आप देखें ये जो पिक्चर्स आपको इमेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको बताने का बेसिकली मकसद ये है कि अगर आपके डिज़ाइन में फ्लॉज होंगे तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा, विच डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप देखो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, और नॉर्मली मतलब कॉमन सेंस की बात करें तो ऐसा कोई करता भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करते, डिज़ाइन के कंस्ट्रक्ट्स या डिज़ाइन की जो भी प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं करते, तो हो सकता है कि वी एंड अप विद द प्रोडक्ट लाइक दैट, कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट हम ऐसी जगह पर स्टक हो जाए, ठीक है। एक्चुअली इस एग्जांपल में ये चीज़ सही ना हो, लेकिन सॉफ्टवेयर के उसमें देखें तो ऐसा हो सकता है कि हमारा डिज़ाइन में फ्लॉज थे और उसकी बेस पे हमने सॉफ्टवेयर बनाया, तो ऐसी कोई सिचुएशन में हम आ सकते हैं जहाँ पे हम स्टक हो जाए और हम फिर और ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं होगा दोबारा से इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए। इतनी मेजर चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में, कि वो एक तरह से फेल कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अगर बार बार हमें चेंजेस करनी है, ठीक है, तो इट्स मीन कि वी आर बिल्डिंग इट फ्रॉम अ स्क्रैच। तो चेंजेस को अडॉप्ट करने का मकसद ये है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो, या डिज़ाइन को पढ़ने का मकसद ये है कि हम चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर सकें और इस तरह की सिचुएशन से बच सकें कि जहाँ पे हम बिल्कुल ही स्टक हो जाएं, ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल आप देख लें, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि लेट्स से इसको ऐसा देख लो कि 2 टीम्स थी, ठीक है, 2 टीम्स थी, टीम ए एंड टीम बी, ठीक है। दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रही थी। अब यहाँ पे आके क्या हो गया, यहाँ पे आके स्टक हो गए, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉपर डिज़ाइन को फॉलो नहीं किया, या अगर डिज़ाइन कोई भी उनका डिज़ाइन होगा भी लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी कह दें, या डिज़ाइन फ्लेक्सिबल नहीं था, ठीक है, तो अब वो ऐसी जगह पे आके स्टक हो गए। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में, क्या या तो ये टीम ए वाला जो उन्होंने बिल्ड किया है इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, या टीम ए वाला। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने जस्ट ऐड किए फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन की डिज़ाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा फॉर्मली जो डिज़ाइन के बारे में डेफिनेशंस हैं, या जो डिज़ाइन के बारे में कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो बुलेट पे लिखा है वो है कि डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी डेवलपमेंट फेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपके पास, हम तो वैसे रिक्वायरमेंट कहते हैं, लेकिन एक जनरल उसके लिए रिक्वायरमेंट्स तो होती है। डिज़ाइन एक फ़र्स्ट स्टेप है। लेट्स से अगर इस बिल्डिंग की भी बात करें तो ये भी बना होगा, इससे पहले इसका डिज़ाइन डेफिनेटली बना होगा। अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म इट्स फंक्शंस।
अब यहाँ पे दो चीज़ें आप याद रखें कि जब हम रिक्वायरमेंट के फेज़ में होते हैं ना, तो तब हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा फोकस होता है, वो वर्ड पे है। ठीक है, कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। ठीक है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और हम जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो बेसिकली वर्ड पे बेस करते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और ये सारा जो हमारा माइंडसेट है, ये रिक्वायरमेंट्स के वक्त होता है। अब जब हम डिज़ाइन की फेज़ में आते हैं ना, तो डिज़ाइन की फेज़ में ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये चेंज हो जाता है हाउ पे। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमने क्या बनाना है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कैसे बनाना है। तो डिज़ाइन पे हमारा फोकस ही होता है कि हमें रिक्वायरमेंट्स मिल गई कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और अब हमने ये देखना है कि हमने इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिस्टम को कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो है वो वर्ड से शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स हाउ। एक तो ये बात होगी। अच्छा जी, फिर कुछ और डिज़ाइन के बारे में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस या डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी कि डिज़ाइन इज़ अ मीनिंगफुल इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, मीनिंगफुल इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, मीनिंगफुल इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। पहले तो आप देखें कि इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग को अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं द यूज़ ऑफ द प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमें मेथड्स या प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना और उसके थ्रू डिज़ाइन को बनाना। ठीक है, उसके थ्रू डिज़ाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड मीनिंगफुल इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, और दूसरी डेफिनेशन है, ये सिंपल सी है कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वेरियस टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, और जिसका मकसद ये है कि हम एक प्रोडक्ट को बनने से पहले उसका एक स्केच बना लें कि इस तरह हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसे भी डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, लेट्स से आपको कार कोई फर्स्ट टाइम बनाने जा रहा है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा कि कार कैसे होगी, तो वो उसका एक मॉडल सा बनाएगा। और यही काम हम इस कोर्स में करेंगे। हम मॉडल्स बनाएंगे, हम डिफरेंट डायग्राम्स को यूज़ करेंगे मॉडलिंग के लिए, और जो एंड प्रोडक्ट होगा हमारा वो एक डिज़ाइन होगा, और फिर उसी डिज़ाइन से हम उसको कोड पे मैप करेंगे। कोड पे मैप करने का मकसद ये है कि जब आपका डिज़ाइन रेडी हो गया, इट्स मीन कि आपका 50% काम आप कह लो कि आपका हो गया है। अब आपने उस डिज़ाइन को फॉलो करना है और जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको मैप करना है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग करने वक्त आपको फिर इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होगी इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन। और डिज़ाइन में हमारे आपके पास क्या होगा, आपके पास क्लासेस और उसका इंटरेक्शन। अच्छा जी, अच्छा, ये बात तो मैंने कर दी कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड या व्हाट द सिस्टम विल डू, और डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म इट्स फंक्शन। ये बात तो हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा सा इस स्लाइड पे वापस आते हैं, इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। अभी हम ज़रा आते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो तरह के डिज़ाइन है। ठीक है, या डिज़ाइन को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं हाई लेवल डिज़ाइन, एक को हम कहते हैं लो लेवल डिज़ाइन। ठीक है, हाई लेवल डिज़ाइन को आर्किटेक्चर भी कहते हैं और लो लेवल डिज़ाइन को डिटेल डिज़ाइन भी कहते हैं। एक लेमैन के लिए वो इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करता है। वो समटाइम्स यूज़ करेगा डिज़ाइन, समटाइम्स यूज़ करेगा आर्किटेक्चर, तो उसके लिए ये चीज़ सेम है। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। तो वो डिफरेंस मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, कि डिज़ाइन क्या है और आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर के वक्त हमारा मकसद क्या होता है, डिज़ाइन के वक्त हमारा मकसद क्या होता है। तो ये जो बुलेट्स में जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, इसको अभी देखते हैं और इसी को थोड़ी देर के लिए आप मेमोराइज़ करें और इसी की बेस से फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। अच्छा देखिए जी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को कहते हैं हाई लेवल डिज़ाइन, और इसकी जो डेफिनेशन जो यहाँ पे जो मैंने लिखी है उसमें क्या बताया है कि द ओवरऑल स्ट्रक्चर, मेन मॉड्यूल्स एंड देयर कनेक्शंस। दैट इज़ वेरी सिंपल। सिंपली बस आप ये याद रखिए, द मेजर कंपोनेंट्स या उसका स्ट्रक्चर एंड देयर कनेक्शन। ठीक है, नंबर वन चीज़।
नंबर टू, आप डिज़ाइन आर्किटेक्चर के लिए ये याद रखें कि आर्किटेक्चर बनाने का पर्पस जो होता है वो होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना। ठीक है, फिर एक नई चीज़ आ गई, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अभी इस पर भी बात करते हैं, ठीक है, कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब पहले डिज़ाइन आर्किटेक्चर का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई दो बातें आपने आर्किटेक्चर के लिए याद रखनी है। नंबर वन, ये द ओवरऑल स्ट्रक्चर या द मेजर कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन इज एंड देयर कनेक्शन या इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। डिज़ाइन के लिए क्या दो बातें याद रखनी है? डिज़ाइन के लिए नंबर वन, आपने ये याद रखना है कि डिज़ाइन इज़ बेसिकली द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉड्यूल्स या द इनर स्ट्रक्चर ऑफ वन स्पेसिफिक कंपोनेंट, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। आर्किटेक्चर में हमने कहा ना, द ओवरऑल स्ट्रक्चर मीन्स कि आपकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनका इंटरेक्शन या उनका आपस में क्या कनेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर। अब हम कह रहे हैं कि अब वो जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी इनसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। नंबर टू चीज़ जो आपने डिज़ाइन के लिए याद रखनी है वो ये है कि डिज़ाइन जो है वो दैट इज़ डिटेल्ड इनफ टू इम्प्लीमेंट इट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा जो आर्किटेक्चर होगा उसको देख कर, अभी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, उसको देख कर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिटेल्स पता नहीं चलेंगी, ठीक है, लेकिन हमें हमारे डिज़ाइन को देखकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब उसे इम्प्लीमेंट करना वो सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें बेसिकली हमारे पास क्लासेस होंगी, उन क्लासेस का अगर अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें हमें डिज़ाइन में नज़र आएंगी, लेकिन आर्किटेक्चर में ये क्लासेस और ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, अब आते हैं ज़रा सा इनका डिफरेंस एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको शायद पहले भी थोड़ी सी डिज़ाइन आर्किटेक्चर के वर्ड आया था तो मैंने पहले भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, और वो ये था कि हम जब आपको मैंने पहले एक इस बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी फास्ट की इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, और फिर एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी थी फ्लेक्स की, अगर याद हो। अगर इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की बात हम करें तो इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम क्या देखेंगे? हाई लेवल चीज़ें ये हैं कि हम ये देखेंगे कि इस बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, कहाँ कार पार्किंग है, कहाँ मॉस्क है, कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ अकाउंट ऑफिस है, और इनका ऑफिस में क्या इंटरेक्शन है, मतलब अकाउंट्स और लाइब्रेरी का इंटरेक्शन है, अकाउंट्स और फैकल्टी का, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। फिर जब हम डिटेल्स में जाएंगे, एक स्पेसिफिकली लेट से इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास के अंदर क्या है, कितनी चेयर्स हैं, कितनी अकोमोडेशन है, और क्या क्या चीज़ें एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हम डिटेल्स में जा रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो आप फ्लेक्स को देखो जो आप यूज़ भी करते हो। पहले इसके हम आर्किटेक्चर पे बात करते हैं कि इसके आर्किटेक्चर पे अगर हम इसके आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो देखिए, आर्किटेक्चर में हमने क्या दो बातें की थी, नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन क्या था? ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है या मेन कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये पहली वाली जो बात की थी इसको देखते हैं अभी। और दूसरी वाली क्या थी? वो था कि वो एड्रेस कर सके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। तो पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं और फिर इस पे आते हैं ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है। अच्छा जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे जैसे फ्लेक्स है तो इसकी क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं। लेट्स से फ्लेक्स नहीं बना और हमें बनाना है और इसका आर्किटेक्चर हमने देखना है, तो हमारे पास वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्लेक्स के जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे। तो हम पहला जो मेन मॉड्यूल है या पहला जो मेन कंपोनेंट है वो हम कहते हैं कि स्टूडेंट का एक पोर्टल है। ठीक है, दूसरा हम कहेंगे कि फैकल्टी के लिए भी हमारे पास फ्लेक्स में एक कंपोनेंट है। ठीक है, तीसरा हम कहेंगे एकेडमिक्स। ठीक है, और फोर्थ वन अकाउंट्स। ठीक है, और
लाइब्रेरी को भी हम लेट से इसी में ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जेनेरिक सा है, मतलब इतना इसमें कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको एक डिटेल आर्किटेक्चर भी दिखाऊंगा। उबर की केस स्टडी मैंने ऐड की है। अच्छा देखिए, अब हम आर्किटेक्चर में क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा था कि द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड देयर इंटरेक्शन। अब आप देखो, हम इसको मैप करने की कोशिश करेंगे, इसका इंटरेक्शन देखेंगे कि स्टूडेंट और फैकल्टी का इंटरेक्शन है, ठीक है। फैकल्टी के मॉड्यूल और स्टूडेंट के मॉड्यूल का ये है कि फैकल्टी आपके मार्क्स वगैरह वहाँ पे अपलोड करती है और स्टूडेंट उसको देख सकता है, ठीक है। तो फैकल्टी के पास आप कह लो कि रीड राइट दोनों के राइट्स हैं, ठीक है। राइट मीन वो वहाँ पे कुछ अपडेट कर सकते हैं, स्टूडेंट सिर्फ उनको व्यू कर सकता है। अच्छा, स्टूडेंट और एकेडमिक्स के दरमियान क्या हुआ है, एकेडमिक्स जो है वो स्टूडेंट कोर्सेज में रजिस्टर होते हैं, रिक्वेस्ट पुट अप करते हैं, और एकेडमिक्स उनको उनके कोर्सेज में रजिस्टर करता है। इसी तरह स्टूडेंट और अकाउंट का क्या है कि वो आप वो जो फ़ी चलान वगैरह जनरेट करते हो, वो आपके इसके स्टैट्स रख रहा है कि कितनी अमाउंट दी है, जो वगैरह एक्सेट्रा। इसी तरह लाइब्रेरी के साथ आपका फ्लेक्स ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम एज्यूम करें कि लाइब्रेरी के साथ भी है कि वो लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह को स्टूडेंट क्या है सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आर्किटेक्चर होगा, जिसमें हमने क्या देखा, मेन सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट्स और उसका इंटरेक्शन। आर्किटेक्चर आपका ये है, ठीक है। अब इसको देखकर हमें प्रोग्रामिंग लेवल की कोई डिटेल्स नज़र नहीं आ रही, ऐसा ही है ना। प्रोग्रामिंग लेवल हमें नहीं पता कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम डिटेल डिज़ाइन में नहीं गए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आर्किटेक्चर, ठीक है, बड़ा रफ सा और बड़ा सिंपल सा आर्किटेक्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। डिटेल आर्किटेक्चर एक्चुअली इससे भी और चीज़ें भी होती हैं जो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, अभी चूंकि एग्जांपल है, जस्ट आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन का कंसेप्ट देना है। आर्किटेक्चर के बाद अब हम आते हैं डिज़ाइन पे, ठीक है। डिज़ाइन में हमने क्या वो दो बातें कही थी, हाँ जी, हाँ, नंबर 1 इनर स्ट्रक्चर, और दूसरी बात हमने बस जैसे ये कही थी कि भाई उसमें इतनी डिटेल्स होती हैं जो इनफ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डिज़ाइन में हम ये करेंगे कि हम एक कंपोनेंट उठाएंगे आर्किटेक्चर से ही, जैसा कि ऊपर आर्किटेक्चर है उसमें हमने एक कंपोनेंट उठाया स्टूडेंट का। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट के इनर स्ट्रक्चर पे, स्टूडेंट का जो कंपोनेंट है इसके इनर स्ट्रक्चर पे हम फोकस करेंगे कि अब इसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट के जो पोर्टल है, जो कि आप लोग हो, तो आप लोग उसमें क्या क्या करते हो अपने, आप लोग बताओ कुछ। हाँ, नंबर 1 कोर्सेस रजिस्टर करते हो, ठीक है। नंबर 2 व्यू अटेंडेंस, ठीक है। नंबर 3 क्या चीज़, हाँ, व्यू मार्क्स, हाँ, इसी तरह एक्सेट्रा कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। अब इन फंक्शनैलिटीज़ को देखते हुए हमने जो डिज़ाइन करना है वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो भी आपको ऐसे जनरल सा बता रहा हूँ, ठीक है। आप डिफरेंट क्लासेस बनाओगे क्योंकि अब प्रोग्रामिंग करनी है ना। तो लेट्स से आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है। क्लास के अंदर क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बनाई जाती है। क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स या फंक्शंस इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स
क्या होते हैं? हाँ, आपके वेरिएबल्स, आप आपके ऑब्जेक्ट के बारे में, अब जो लेट्स से स्टूडेंट एक क्लास है ना, ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? स्टूडेंट एक क्लास है ना, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? नेम आईडी। नेम आईडी ऑब्जेक्ट होंगे। हाँ, इंडिविजुअल जो आप सब बैठे हुए, आप सब ये क्या हो? ऑब्जेक्ट्स हो। हर ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास जो डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जो आपने कहा अभी के आईडी, ठीक है, और नेम एंड एक्सेट्रा, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे आपके पास कुछ फंक्शंस होंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट के क्लास के साथ साथ हम जो भी वहाँ पे भी हमने फंक्शनैलिटी डिस्कस की, उसके हिसाब से हमारे पास इस तरह से डिफरेंट क्लासेस होंगी, ठीक है। और हमने क्या करना होगा, उन क्लासेस का इन सब क्लासेस का इंटरेक्शन आपस में हम देखेंगे। कहीं पे हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं पे हम लेट्स से कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा। ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे भी, आपने पहले देखे भी हैं, ठीक है। पहले आपने ये इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, ये ऊप में आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किए हैं, ठीक है। हम दोबारा उनको देखेंगे, प्लस हम उसमें ये देखेंगे कि कहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे कंपोजिशन यूज़ करनी चाहिए। समटाइम्स ऐसे केस होते हैं कि हम कहते हैं कि इनहेरिट, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम कहते हैं कि अगर सिर्फ इनहेरिटेंस यूज़ करें तब भी डिज़ाइन फ्लेक्सिबल नहीं बनता, और अगर सिर्फ कंपोजिशन यूज़ करें तब भी डिज़ाइन नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इनहेरिटेंस प्लस कंपोजिशन, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देखेंगे। तो अब इस तरह से आपके पास कोई डिज़ाइन हो जिसमें आपको क्लासेस, डेटा मेंबर्स, फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, तो वो डिज़ाइन वाली बात तो पूरी होगी ना, कि डिज़ाइन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी that will be enough to be implemented in any programming language। तो जब आपको क्लासेस तक आप पहुंच गए, इट्स मीन कि योर डिज़ाइन इज़ रेडी, योर डिटेल डिज़ाइन इज़ रेडी, नाउ यू आर एबल टू कोड। अब आप डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को फॉलो करो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको इम्प्लीमेंट करो। अब होगा क्या, देखें, डिज़ाइन के फेज़ में हम, और डिज़ाइन हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, मतलब हम सब आपस में डिस्कस करें, हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, हम अभी पेपर वर्क पे ही है ना, या किसी टूल में हम डिज़ाइन करें, हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस यहाँ पे करना, अडॉप्ट करना आसान है, चेंजेस वहाँ पर रिक्वायरमेंट के फेज़ में करना, अडॉप्ट करना आसान है। लेकिन जब डिज़ाइन के बाद हम कोड के फेज़ में चले गए हैं ना, और उस वक्त लेट से हमने 1 महीना स्पेंड किया और कोडिंग कर ली, और उस वक्त अगर हमें चेंजेस आती हैं तो फिर वो हमारे लिए क्या, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? बार बार कोड में चेंज करना, और बार बार कोड में चेंज करने से ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कोड जो सही चल रहा था उसमें भी शायद प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो अब जब बार बार चेंज करते हो ना, आपको पूरा कोड दोबारा टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो, ये आपके पास कितनी क्लासेस हैं? 1 2 3 4 क्लासेस हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। इन 4 क्लासेस का आप इसमें कोई इंटरेक्शन तो होगा ना। लेट्स से क्लास स्टूडेंट की क्लास 2 के साथ इसका कोई इंटरेक्शन है, क्लास 2 इसका क्लास 3 के साथ कोई इंटरेक्शन, ऐसा तो होगा ना। मैं क्लास 1 में चेंज करता हूँ, ठीक है। क्लास 1 में चेंज करने की वजह से मुझे ये भी मेरा कंसर्न होगा कि क्लास 1 में चेंज किया है तो क्लास 2 को भी दोबारा चेक करो, क्लास 3 को भी और क्लास 4 को भी, क्योंकि इसका उसके साथ क्या है, इंटरेक्शन है। तो जितनी बार मैं चेंजेस करूँगा, बार बार मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो टेस्टिंग कॉस्ट भी एक तरह से आपके पास बढ़ गई, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, और आप बार बार, और शायद ऐसा हो कि मैं एक चेंज करने से दूसरी जगह पे वो डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है। तो इन चीज़ से बचने के लिए हम कहते हैं कि आप जितनी भी वर्किंग करते हो, जितना भी एनालिसिस, जितना भी अपना दिमाग लगाते हो, वो रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन की आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की फेस में लगा लो, ठीक है, उधर रेडी कर लो। और बिलीव मी, अभी जब आप लोगों से भी ये काम करवाया जाएगा और असाइनमेंट्स वगैरह, तो आप देखोगे कि कोडिंग करने से, कोडिंग इज़ ईजी, कोडिंग करना आसान है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स और ये डिज़ाइन का फेज़ है ना, ये ज़्यादा मुश्किल है। रिक्वायरमेंट्स का बंदे को ऐसी बोरिंग लगता है कि क्या मैं ऐसे रिक्वायरमेंट्स वो कर रहा हूँ, ठीक है। और डिज़ाइन का फेज़ जो है, क्योंकि अभी आप कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करें, इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप एक स्केच बना रहे हो, ये ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम लोग वैसे नॉर्मली बहुत, मतलब जो अप्रोच होती है ना, स्ट्रेट अवे प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जितने भी अच्छी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बाकायदा एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो बाकायदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आप देखोगे गूगल्स में कितनी जॉब आती हैं टाइटल के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
ठीक है, गूगल्स में और ऐसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टाइटल के साथ जॉब आती है। पाकिस्तान में अगर कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस है ना, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टाइटल से, जो इंजीनियर की टाइटल से जॉब आती है, उससे बेसिकली वो प्रोग्रामिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। नीचे लिखा होता है कि ये PHP आनी चाहिए, ASP, Node.js, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और ये ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आप यूँ कह लो ही इज़ लाइक अ टीम लीड, और वो प्रोग्रामर से भी ऊपर का बंदा है, ठीक है। और उसके अंडर टीम है जिसको देख के वो जिसको वो सुपरवाइज़ करेगा और जिनसे वो सारा काम लेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, लेट्स से ये जो आपका BRT का प्रोजेक्ट है, अगर लेट्स से ये कोई फ्लाईओवर वगैरह गिरता है तो उस इंजीनियर को पकड़ा जाएगा या वो जो लेबर्स है जिन्होंने आके काम किया था? डेफिनेटली ना, इंजीनियर्स को पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह जब सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर पे नहीं है, ठीक है। उसकी जो पूछा जाएगा वो उस इंजीनियर से पूछा जाएगा, क्योंकि इंजीनियर उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, टेस्ट कैसे किया गया, सारा। एक बंदा भी हो सकता है, और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो टीम हो सकती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर का अलग बंदा होगा, आर्किटेक्ट और डिज़ाइन जो है वो अलग बंदा होगा, QA क्वालिटी एश्योरेंस की अलग टीम होती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको एक जनरल सी आपकी जो फ्लेक्स यूज़ करते हैं उससे एग्जांपल दे दी, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ और फिर उसके बाद वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज़रा याद करा देना अगर मैं भूल जाऊँ, ठीक है। उसको मस्ट कर देखना है, आगे भी इस पर बात होगी लेकिन अभी देखना है। अच्छा देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, ठीक है। एक में आपको आर्किटेक्चर का बता रहा हूँ कि भाई आर्किटेक्चर कैसे होगा, और दूसरे में आपको डिज़ाइन का थोड़ा सा बताऊँगा कि भाई डिज़ाइन कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली उबर का आर्किटेक्चर है, ठीक है। उबर का तो पता है ना, उबर, करीम, एक्सेट्रा, ठीक है। आर्किटेक्चर आप अब इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में कहीं से भी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, प्रोग्रामिंग डिटेल्स के बारे में, ठीक है। ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में हम हमारे सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स को बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इन्होंने जो ये अपना आर्किटेक्चर एग्जैक्टली पता नहीं कि ये उबर वालों ने ही दिया है या मैं तो नेट से इसको वो किया, सर्च किया। अच्छा देखिए, आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ज़रा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट आप यहाँ पे कर लेते हैं इसको, जो हमारे जो राइडर हैं, जो राइड बुक करना चाहते हैं, ठीक है, जो यूज़र हैं, ठीक है। तो उनके पास उनके मोबाइल में एक ऐप होती है, ठीक है, ऐसा ही है ना। उनके मोबाइल में एक ऐप है, तो इसे हम कह लेते हैं कंपोनेंट नंबर 1। उस ऐप से वो क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट भुटान करते हैं, रिक्वेस्ट उससे वो करते हैं, ठीक है। राइड बुक करने के लिए अपना डेस्टिनेशन बताते हैं और सोर्स तो पता चल रहा है कि GPS के थ्रू किस जगह पे है। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं, वो ये है कि जो आपके पास जो कैप्टन है, कैब ड्राइवर है, उसके पास भी एक ऐप है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो एक ही ऐप है जिसमें आप एज अ राइडर भी यूज़ कर सकते हैं या एज अ कैप्टन भी। लेट्स से हम कहते हैं दो अलग अलग ऐप्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। अच्छा, क्या चीज़ ऐप के अंदर ही मैं कह रहा हूँ ना, या तो वो एक ही ऐप होगी, उसी के अंदर एक कंपोनेंट, या अगर हम कहते हैं एज्यूम करते हैं कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो उसके अंदर वो फीचर्स उसके अंदर ही है, बस चले फिर इसको दो अलग अलग ऐप है। अच्छा, एक भी हो सकती है कि आप एज अ यूज़र यूज़ करना चाहते हैं या एज अ कैप्टन, ऐसा भी हो सकता है। ये अब डिपेंड करता है उनकी उस पर। हम एज्यूम करें कि दो डिफरेंट ऐप्स हैं, ठीक है। तो ये दो क्या हो गए, दो हमारे सिस्टम के, उबर की पूरे सिस्टम की दो कंपोनेंट्स हो गई, ठीक है। अब ये कंपोनेंट इटसेल्फ बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, इसको अलग से इसके डिटेल्स में जाओ ना तो इसका फिर अपना एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी हो सकता है, क्योंकि उबर का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अच्छा, फिर इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट हमें नज़र आ रहा है वो है यहाँ पे ये WAF, इसको कंपोनेंट 3 कह देते हैं। ये WAF है आपका
वेब एक्सेस फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल का तो पता है ना, नहीं भी पता तो भी बता दूंगा। अच्छा देखिए, वेब एक्सेस फायरवॉल, फायरवॉल का पर्पज़ ये है सिक्योरिटी के लिए, पता है, ठीक है। जितनी भी रिक्वेस्ट है यूज़र की वो इस फायरवॉल से गुजर के फिर आगे सिस्टम तक जा रही है। फायरवॉल से गुजरने का मकसद ये है कि कुछ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ चेक लगाना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऊबर की राइड आप बुक करो और बार बार कैंसिल करो, बुक करो बार बार कैंसिल करो, तो होता क्या है अल्टीमेटली वो आपको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फायरवॉल में हमने ये चेक लगाया हुआ है कि उन रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करो जिनको हमने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो फायरवॉल पे लेट से ये चेक होगा। दूसरा फायरवॉल पे ये चेक होगा कि आपने सुना होगा डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या होता है ये? हाँ, ओवरलोड, कि हम किसी भी अनफेयर तरीके से इतना ज़्यादा लोड जनरेट करके किसी साइट पे डाल दें कि वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है। क्रैश इन द सेंस वो डाउन हो जाएगी, हमारे लिए क्रैश होगी, वो इतना ज़्यादा लोड होगा कि वो उसको एंटरटेन नहीं कर सकेगी, वो डाउन। तो उन चीज़ों को भी देखने के लिए यहाँ फायरवॉल में हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात होगी। अच्छा, उसके बाद चौथा कंपोनेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है एल बी मीन्स लोड बैलेंसर, ठीक है। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का काम क्या है? लोड बैलेंसर का काम ये है कि लेट से ऊबर के सर्वर्स हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा सिस्टम है, और वो जो सर्वर्स हैं, एक ही सर्वर पे तो सारा लोड नहीं डालना ना, ठीक है। कुछ लेट से अगर एक सर्वर बिजी है तो बाकी की जो ट्रैफिक है उसको दूसरे सर्वर पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो लोड बैलेंसर का बेसिकली ये काम है। लोड बैलेंसर ये करता है कि जितने भी सर्वर्स हैं उसको देखता है कि यहाँ पर कौन सा इस वक्त मुझे जो ये इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है इसको किस सर्वर पर भेजना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से मैनेजमेंट ना हो तो शायद, अगर प्रॉपर स्केड्यूलिंग ना हो तो शायद वो एक ही सर्वर पर सारा लोड भेज दे, जो कि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बिजी था। तो फिर अगेन परफॉर्मेंस के कंसर्न्स यहाँ थे। इसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लेट्स से हडूप, ठीक है, ये बिग डेटा के लिए। यहाँ पे आपको ML मशीन लर्निंग बेस्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे HTTP रेस्ट, काफका और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। डेटाबेस जो कि आप जिसका आपको पता है, शायद कुछ चीज़ें ना पता हो, या बाकी काफका, रेस्ट APIs, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, ये चीज़ें हम आर्किटेक्चर में देख लेंगे नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। बताने का मकसद आपको ये था कि आर्किटेक्चर आपका कैसे होता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर कुछ आपका इस तरीके से होता है जिसमें आपने मेन कंपोनेंट्स के थ्रू क्या बताना होता है, अपने सिस्टम को। तो आप देखो, इसको देख के हमें आइडिया तो हो रहा है कि उबर का आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे 2 ऐप्स हैं, लोड बैलेंसर लगा हुआ है, एक फायरवॉल लगी हुई है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट हमारी उनकी किसी कंपोनेंट को जाती है और वो फिर इसे आगे एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका आर्किटेक्चर। डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन आपका लेट से, वो यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट की बात की थी ना, ऐप, लेट से एज्यूम करो ये उस ऐप का क्या है, डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन में जो हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ना, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम कोड कर रहे हैं तो क्लासेस होंगी और उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको देखो, आपको यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस नज़र आ रही हैं, और उसके अंदर आपको डेटा मेंबर्स तो यहाँ शो नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे आपको क्या शो किए गए, फंक्शन शो किए गए, ठीक है। तो अब अगर आप अब देखो, अगर आपको इस तरीके का स्केच प्रोवाइड कर दिया जाए तो प्रोग्रामिंग आपके लिए आसान नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरह से प्रोग्राम ही है ना, प्रोग्राम नहीं है, लेकिन क्लासेस बता दिए हैं, उसके अंदर फंक्शंस बता दिए गए हैं, ठीक है, डेटा मेंबर्स बता दिए गए हैं। जस्ट आपको ये करना होगा उस फंक्शन के अंदर जो लॉजिक है वो आपको खुद लिखनी होगी, लेकिन एक ओवरऑल स्केच तो बता दिया कि भाई कहाँ पे आप कंपोजिशन यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हो, ऑल दैट। तो हमारे इस कोर्स में जो हम इस पे फोकस नहीं कर रहे होंगे आर्किटेक्चर पे, ठीक है, इस पे हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स पे फोकस करेंगे, और हमारा फोकस सारा का सारा जो होगा वो इस डिज़ाइन की तरफ होगा। हम ये कहेंगे कि भाई हमारा डिज़ाइन कैसे फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, उसमें चांसेस एरर्स के कम हो, कैसे हम कपलिंग उसमें कम करें, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया, आपको डिफरेंस बता दिया आर्किटेक्चर डिज़ाइन का। और दोनों के जो हमने जब यहाँ पे हमने जो बात की थी कि आर्किटेक्चर का हमारा जो मकसद था वो क्या था, एक तो ये था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इस पे भी बात नहीं की, तो इस पे ज़रा हम बात करते हैं, ठीक है। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर जगह है तो यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक को कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरी को हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नाम से ही जाहिर है कि नहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से आप नाम से क्या क्या मतलब आप लोग लेते हो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा? कोई भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से आप के माइंड में क्या आता है? फंक्शंस, नाम से जाहिर है ना, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। कोई एग्जांपल? एन एग्जांपल? अच्छा, चल मैं दे देता हूँ। गाड़ी पता चल जाए ऊबर किया है, राइडर है, उसकी गाड़ी का नाम पता चल हाँ, वो राइड बुक करना, दैट इज़ वन फंक्शनैलिटी, ठीक है। उस राइड के अकॉर्डिंग उसको कैब प्रोवाइड करना, दैट इज़ फंक्शनैलिटी। तो ये फंक्शनैलिटी है, उस सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हैं। एटीएम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एटीएम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एटीएम सब ने यूज़ किया होगा ना, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। पहले इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप मुझे बताओ, फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको फिर मैं बताता हूँ। एटीएम में क्या बेसिक फंक्शनैलिटी होगी? नंबर वन, हाँ, डिपॉजिट भी होता है कई जगह पे, ठीक है, आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। नंबर टू, हम कहते हैं विड्रा, ठीक है। नंबर थ्री, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी, या आप स्टेटमेंट कह लेते हैं उसे, स्टेटमेंट आप पूरी देख सकते हो। हाँ, फंड ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन कह लें इसे। फंड ट्रांजैक्शन तो खैर सारी ट्रांजैक्शन है, लेकिन फंड ट्रांसफ़र, बस ये चार अभी समझने के लिए काफ़ी हैं। देखो, हर आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हो, आप उसकी सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखोगे, क्योंकि उसी के लिए तो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए। एटीएम है तो उसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, उसने क्या करना है भाई, वहाँ पे हम डिपॉजिट कर सके, कैश विड्रा कर सके, स्टेटमेंट देख सके, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह, फंड ट्रांसफ़र करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, इस तरह की चीज़ें, ये हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये तो होंगी। अब हमें ये देखना है कि इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको यूज़र से भी पता चल जाएंगी, क्योंकि वो बताएगा कि मुझे इस तरह का सिस्टम चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यूज़र आपका शायद इतना उसको नॉलेज ना हो, ठीक है, आईटी का, कंप्यूटर का, सिस्टम्स का, वो आपको नहीं बताएगा, वो आप नहीं देखना है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। विड्रा, कैश विड्रा करना है, ठीक है, इसके साथ एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। अच्छा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है, वो भी आप याद कर लें, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अगर मैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, मेरा मतलब सेम ही है, ठीक है, और यही मतलब है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ही हैं। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, नंबर वन क्वालिटी एट्रीब्यूट हम ये देखते हैं विड्रॉ के लिए, कि विड्रॉ के लिए हमें एक जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो है परफॉर्मेंस, नंबर वन। और नंबर टू, इसके लिए हमें चाहिए करेक्टनेस, कह रहे थे, करेक्टनेस मीन्स के, अच्छा देखिए, मैं एटीएम जाता हूँ कैश विड्रॉ करने के लिए, पिन कोड वगैरह, कार्ड इंटर किया, पिन कोड वगैरह दिया, और तो वो कैलकुलेशन में लगा हुआ है,
मनी की, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि इसको अभी वो मुझे देगा, इसमें लेट से 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि उसने मुझे कैश विड्रॉ करके दे दिया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या थी? वीक थी, परफॉर्मेंस उसमें नहीं थी। मतलब 2 मिनट तक कौन वेट कर सकता है, आपके पीछे वहाँ पे लाइन लग जानी है। इसी तरह मैंने विड्रॉ करने से 10,000 अमाउंट, वो 9,000 दे रहा है, फिर उसमें करेक्टनेस नहीं है, बात समझ आ रही है? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो वो पूरी कर रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है, लेकिन ऑन टाइम नहीं हो रहा, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखोगे, और उसको भी आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी ज़रूर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखें, आप अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इस फंड ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कौन सा एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है जो चाहिए? सिक्योरिटी। देखिए, आप ऑनलाइन लेट से किसी साइट पर ट्रांजैक्शन करते हो तो उस वक्त सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप देते हो, अपने पासवर्ड वगैरह, या पासवर्ड तो खैर नहीं, वो जो पीछे CVV कोड होता है, ये चीज़ें आप देते हो तभी आपकी ट्रांजैक्शन होती है। तो अब इस केस में इस सेंसिटिव डेटा को क्या करना है? सिक्योर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या होता है? सिक्योरिटी। बात समझ आ रही है? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ एसोसिएट करोगे कि इसके साथ हमें क्या क्या चाहिए। अगर वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर रहा है लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो उसे सक्सेसफुल नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो एक तरह से फेलियर होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो रही है, सिक्योर नहीं है, क्या फ़ायदा? कैश विड्रॉ कर रहे हैं, टाइम पे नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा? करेक्टनेस उसमें नहीं है, क्या फ़ायदा? ठीक है। तो हमारा जो आर्किटेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करना। तो इसीलिए अगर आप स्लाइड पे देखें तो वो जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, तो नंबर 1 क्या था? ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने बताना था। नंबर 2 हमने ये कहा था कि आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं? हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं। तो अगर आप उबर का आर्किटेक्चर देखो तो आपको मैंने 2 ऐसी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बता दी हैं, 2 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बता दी जो वो अपने आर्किटेक्चर के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं। कौन कौन सी थी वो? एक लोड बैलेंसर फॉर द सेक ऑफ अचीविंग परफॉर्मेंस, ठीक है, और वेब एक्सेस फायरवॉल फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। तो आप देखो, आप भी जब आगे या जब भी आर्किटेक्चर बनाओगे तो उसका एक मकसद ये होगा कि आप अपने आर्किटेक्चर से यू हैव टू एड्रेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आर्किटेक्चर का ये हमारा मकसद होता है, ठीक है, कि हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, और कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं? एक और बता देता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं? हाँ, स्केलेबल क्या मीन्स? मतलब हर डिवाइस क्या चीज़? सॉरी, हाँ, डाउन नहीं, इसको ऐसे कहते हैं कि वक्त पड़ने पर हम हमारे सिस्टम का स्केल बढ़ा सके और कम कर सकें, ठीक है। मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी दी थी। अच्छा देखिए, आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस पर नॉर्मल रूटीन में हम कहते हैं कि 10K यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं। 10K यूज़र्स, इतना ट्रैफिक इस पे आता है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि ये वैल्यू जो है ये फिक्स रहे, 10,000 कम भी हो सकती है, और शायद ऐसे पीक डेज हो या पीक आवर्स हो जब ये रिक्वेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए। 10K से, लेट से मैं कहता हूँ कि 10K से वो 10 मिलियन पे चला गया, तो क्या होगा? अब अगर 10 मिलियन पे आपका रिक्वेस्ट रेट जा रहा है तो आपका सिस्टम अब डाउन हो जाए, तो ये बात भी सही है। तो हमें ये चीज़ भी आर्किटेक्चर में प्लानिंग करनी है कि हम क्या ऐसी हमारी टैक्टिक्स है, क्या हमारी ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जिसके थ्रू वक्त पड़ने पर जब भी रिक्वेस्ट रेट 10K से बढ़कर लेट से मिलियन में जा रहा है
तो हम हमारे सिस्टम को स्केल अप कर सकें। स्केल अप का मतलब ये है कि लेट्स से हम हमारे सर्वर्स हैं, वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हैं। वर्चुअल मशीन्स का पता है, ठीक है, क्या होती है बता दे। अगर वो पता है तो बता दे, तो इस बात को समझने के लिए वो थोड़ी आसानी हो जाएगी। वर्चुअल मशीन्स क्या होती है? वर्चुअल मशीन, नाम पे फोकस करो ज़रा। हाँ, ठीक है। एक मशीन के ऊपर लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ, ये मेरी एक मशीन है, ठीक है, और पावरफुल मशीन है, सर्वर है। इसके अंदर मैंने 3 वर्चुअल मशीन बना दी, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन जो है ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। इसके अंदर अलग ओएस है, इसके अंदर अलग ओएस, इसके अंदर अलग ओएस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की दूसरी, जैसे VMware हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। क्लाउड पे क्या होता है, देखिए क्लाउड का तो सबको बेसिक आइडिया तो है ना, क्लाउड क्या होता है, ठीक है। क्या होता है? हाँ, अब आपको अपना हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपना सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड से रिसोर्स, क्लाउड आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उससे क्या करो, रिसोर्सेज ले लो। अब क्लाउड पे लेट से क्लाउड पे मैं एक क्लिक पर मैं अपने लिए एक कंप्यूटर सेटअप करता हूँ। तो देखिए उस वक्त ऐसा तो नहीं होता कि कोई बंदा वहाँ पे खड़ा हो और हमारे लिए एक PC रख के और वो केबल्स लगा रहा है और रैम लगा रहा है, इस तरह तो नहीं होता ना। क्योंकि मैं कहता हूँ मुझे 4 GB रैम चाहिए, ये वाला प्रोसेसर चाहिए, तो उस वक्त हमारे लिए कोई सिस्टम तो असेंबल नहीं करता ना। तो क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे उतनी वर्चुअल मशीन्स मिल जाती है। अब जितना हम यूज़ करते हैं उतना हम पे करते हैं। अब स्केलेबिलिटी को बताने के लिए इस सारी कहानी में मैं गया कि होता ये है कि अब अगर ये जो मेरा रिक्वेस्ट है 10K से मिलियंस पे जा रहा है, तो मैं कहूँगा भाई ये नंबर ऑफ़ वर्चुअल मशीन जो है ना, अभी 2 थी, इसको 100 कर दो, ताकि ये जो यूज़र्स हैं सब क्या हो जाए, एंटरटेन हो सके, हर मशीन पे थोड़ा थोड़ा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब वापस 10 मिलियन से ये रिक्वेस्ट रेट वापस 10 पे हो जाए, तो मैं कहता हूँ वापस 10 से 2 मशीन, या 100 से 2 मशीन कर दो। तो इसको कहते हैं स्केल अप, स्केल डाउन, ठीक है। बात समझ आ गई स्केलेबिलिटी का, कि आपके सिस्टम में ये कैपेबिलिटी हो कि जब उसका हमें स्केल बढ़ाना हो तो हम उसको बढ़ा सकें। कि ये ना हो कि हमने सिस्टम बना लिया 10,000 यूज़र्स के लिए, बस इससे ज़्यादा यूज़र्स हो तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए कि हम कैसे इस तरह की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें। ये आपकी होगी स्केलेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम कुछ और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे। ये जो अभी तक क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे जो हमने बात की ना, इसका ताल्लुक मोस्टली आर्किटेक्चर के साथ है, ठीक है। परफॉर्मेंस का ताल्लुक आपके डिज़ाइन के साथ भी आता है, मतलब आपकी लॉजिक कैसी है, एल्गोरिथम कौन सा यूज़ कर रहे हो, कोड के लिए परफॉर्मेंस वहाँ पे भी ठीक है, वहाँ पे भी मैटर करती है। अच्छा, हम कुछ और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखते हैं, ठीक है, लाइक ज़रा इनको भी नोट कर लें, जो डिज़ाइन में हम इसका बार बार जिक्र करेंगे। कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, रीयूज एबिलिटी, ठीक है। नंबर 3 हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। रीयूजेबिलिटी आपके सिस्टम में होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपके सिस्टम में होनी चाहिए, कम्प्लेक्सिटी आपके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है? फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम हमारे डिज़ाइन में चेंजेस आसानी से कर सकें, और उस चेंजेस उन चेंजेस करने की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कोई फ़र्क ना पड़े। एग्जांपल मैंने ऐसी दी थी कि इस छत को गिराना है, साथ 2 रूम्स की और छत भी गिर जाए, तो इट्स मीन कि आवर डिज़ाइन इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, रीयूजेबिलिटी क्या चीज़ है? जब आपका सिस्टम लेट से फ्लेक्सिबल होगा तो और उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी तो वो रीयूजेबल भी होगा। रीयूजेबल ऐसे होगा कि हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट को मैं किसी और सॉफ्टवेयर में भी रीयूज़ कर सकूँ। तो रीयूज़ तब कर सकेंगे जब आपकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी। अभी कम्प्लेक्सिटी क्या है और कैसे कम होगी? कम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं? एक लिटरल मीनिंग पूछ रहा हूँ, लिटरल मीनिंग उसका क्या है? समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल, प्रॉब्लमेटिक, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर कम्प्लेक्सिटी कैसी होगी? वो ऐसी होगी कि ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये आपके कंपोनेंट्स कह लो,
ठीक है, इसको नाम भी दे दो 1 2 और 3 एंड 4। अच्छा देखो, ये डिज़ाइन हमने कुछ इस तरीके से किया है, इंतहाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इसको कहते हैं डिज़ाइन ए, और इसी तरह मैं आपको डिज़ाइन बी बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। आप ऐसा समझो कि ये डिज़ाइन एक टीम ए ने किया है और ये डिज़ाइन टीम बी ने किया है, ठीक है। और अच्छा आप देखो कौन सा डिज़ाइन आपको बेटर लगता है, टीम ए वाला या टीम बी वाला? बी वाला, क्यों? उसमें कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन तो है लेकिन कम है। लेकिन ये ए वाला, ए को देखो तो उसने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के वर्ड के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक और वर्ड यूज़ होता है कपलिंग का। इस वर्ड को भी ज़रा नोट कर लें, कपलिंग। टीम ए ने जो डिज़ाइन किया है उसमें कपलिंग बहुत ज़्यादा है। कपलिंग मीन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कंपोनेंट 1 को देखो तो वो 2 पे भी डिपेंडेंट है, 3 पे भी डिपेंडेंट है और 4 पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन टीम बी वाले डिज़ाइन को देखो तो वहाँ पे डिपेंडेंसी का जो लेवल है वो क्या है, वो कम है, ठीक है। अब होता क्या है, जब कपलिंग ज़्यादा हो तो चेंजेस करना मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। आप एक जगह चेंज करोगे उससे शायद दूसरी जगह पे इफेक्ट आए, दूसरी जगह चेंज करोगे वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे इफेक्ट आए, तो ये प्रॉब्लम उसमें रहती है। और उसको रीयूज़ भी आप नहीं कर सकते। लेट से मैं कंपोनेंट 1 को उठाता हूँ रीयूज़ करना, तो फिर मैं कहूँ यार कंपोनेंट 1 पे तो 3 भी डिपेंडेंट है, 2 भी, 4 भी, तो इसके साथ मुझे इन कंपोनेंट्स भी वहाँ पे रीयूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, रहने दो। लेकिन वहाँ पे अगर आप कंपोनेंट उसको देखो 2 को देखो तो 2 पे कितने कंपोनेंट्स, टीम बी वाला जो डिज़ाइन है उसमें कंपोनेंट 2 को देखो उस पर कितने कंपोनेंट्स डिपेंडेंट है, या वो किसी पे सिर्फ एक 1, तो उसका रीयूजेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्सिटी, ये रीयूजेबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें हम देखेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स हम हमारे डिज़ाइन में, कि हम कैसे डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल करें, कैसे वो उसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे कम हो ताकि हमें चेंजेस करने में आसानी हो, ठीक है जी। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो दोनों में आती है, डिज़ाइन में भी आपकी आती है, आर्किटेक्चर में भी। देखिए क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मैंने नाम लिया ना, तो ये रीयूजेबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, ये भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसको आप आर्किटेक्चर लेवल पे भी देख सकते हो और डिज़ाइन लेवल पे, दोनों पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, स्लाइड में ज़रा देखते हैं, कुछ चीज़ें अगर मिस हों तो उसको कर लेते हैं और फिर हम लेक्चर को फिर एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड किए हैं यहाँ पर। इसका मकसद ये जैसा आपको हिस्ट्री बताने का था कि ट्रेडिशनली काम आर्किटेक्चर का पहले कंसेप्ट नहीं था। पहले काम कैसे होता था, स्ट्रेट अवे प्रोग्रामिंग, आपके पास एरेज, लिस्ट, फंक्शंस, एल्गोरिथम, ये यूज़ किया प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे अब नीचे देखो आपको एक यहाँ पे वॉल नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसलिए कि अगर आपका प्रोग्राम इतने छोटे साइज़ का है और इतना स्ट्रेट है, स्ट्रेट जिसमें मतलब स्ट्रेट अवे से मतलब ये है कि सिंपल है, तो आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं फॉलो करो, स्ट्रेट अवे कोडिंग करो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना है, लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये पहले की बात है, पहले कोई आपको लाइक फेसबुक और इतने बड़े बड़े आपको सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आते थे, ठीक है, स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई स्ट्रक्चर फॉलो भी नहीं करते। लेकिन वक्त के साथ साथ आपका जो अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर है वो बहुत बढ़ने लगा, ठीक है। सिस्टम्स की कम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, सिस्टम जो है वो स्मॉल से लार्ज स्केल पे जाने लगे। तो उस वक्त फिर कहा गया कि सिर्फ ये प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रेंट्स को लेके आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर ज़्यादा कर लिए, ठीक है। लेट से मुझे कोई कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है और मैं कहूँ कि यार आप सारी क्लास को उस पर लगा दो, तो इससे क्या सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाएगा? नहीं, जल्दी नहीं बनेगा। हाँ, अगर उसमें आप में से 10 बंदे उठाऊँ और उन्हें कहूँ कि इसका प्रॉपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाओ, प्रॉपर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो, आप 10 बंदों ने ये काम करना है, तो 10 बंदे बहुत अच्छा काम कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर्स को बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर
मेथडोलॉजी, प्रॉपर आर्किटेक्चर, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, लास्ट स्लाइड है, इसको फिर हम एंड करते हैं। इसको ज़रा देख लें, मैंने बुक्स उठाई। अच्छा, मैंने बुक्स भी आपके साथ शेयर नहीं की, मैं आज इंशाल्लाह 2 बुक्स है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो आपको यहाँ पे भी काम आएंगी और आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी काम आएंगी, ठीक है। थोड़ी पुरानी बुक्स है, ठीक है, नई बुक्स मैं देख रहा हूँ कोई मिल जाए, ठीक है, लेकिन नई बुक्स मिलती भी हैं, लेकिन कुछ वो होती हैं, उसको परचेज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे वैसे ख़ास बुक नज़र नहीं आई जो करंट जिसमें चीज़ें हैं, वही थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और, एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, डेवऑप्स, ठीक है। यही आपकी एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, डेवऑप्स, ठीक है। तो अभी तक जो डिज़ाइन और जो लेट्स से जो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो उसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेवऑप्स की चीज़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, ठीक है। वो चीज़ें हैं जो आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रहा, ये भी प्लस डेवऑप्स, ये दोनों स्किल्स आपके हो तो आप फिर मार्केट में जाओ तो आपको मतलब अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने बुक से एक उठाया है, उन्होंने एक डिज़ाइन का प्रोसेस बताया गया है कि भाई कैसे काम होता है, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया है रिक्वायरमेंट से, ठीक है, और रिक्वायरमेंट के बाद वो जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, आर्किटेक्चर पे, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दें, एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता, इसको स्किप कर दें। बाकी देखिए रिक्वायरमेंट के बाद आपकी क्या एक्टिविटी होती है, आर्किटेक्चर के बाद लेट से हम जा रहे हैं इंटरफेस डिज़ाइन की तरफ, इंटरफेस डिज़ाइन की बाद हम जा रहे हैं डिटेल डिज़ाइन की तरफ, कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर लिए, इसमें लो लेवल डिज़ाइन, फिर हम जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन की तरफ, और फिर हम जा रहे हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन की तरफ। तो देखो, स्टार्ट हम आर्किटेक्चर से ले रहे हैं और जा रहे हैं डिटेल्स की तरफ। तो आप जब डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंपोनेंट लेवल तक जा रहे हो, इट्स मीन कि आप स्टार्ट से जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थी, एब्स्ट्रैक्ट लेवल से डिटेल लेवल पे जा रहे हो। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स, देन आर्किटेक्चर, देन डिज़ाइन और कोड। काम करने के एतबार से आपको जो प्रोसेस फॉलो करना होगा वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स, देन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, आगे। लेकिन पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इस सीक्वेंस को ही फॉलो करें। हम क्या कर रहे हैं, आपका अभी कोर्स है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट का फेस कवर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आर्किटेक्चर का फेस कवर नहीं करते, हम डिज़ाइन का फेस कवर कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ाइन और कोडिंग का। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आता है तो उसमें फिर आपको आर्किटेक्चर भी बता देते हैं। तो पढ़ाने के एतबार से कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। कि अगर आप आर्किटेक्चर हाई लेवल है और जो आपके पास कोड है वो लो लेवल है, या डिज़ाइन जो है वो लो लेवल है, तो आप पहले लो लेवल वाली चीज़ें भी सीख लो और फिर हाई लेवल पे चले जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। मकसद आपका समझना है। अच्छा जी, और तो इस स्लाइड्स में कुछ नहीं रह गया। आई थिंक इट्स दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। किस में, इस पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछें।